ठीक है, फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एस्से लिखते हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, पहले आसान एस्से से, अब आसान का मतलब ये होता है कि पीसीएस लेवल के एस्से से आपको लेकर जाना कहाँ, यूपीएससी। और यूपीएससी के उन विषयों पर एस्से लिखना जो ज्यादातर फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट से कनेक्टेड होते हैं। तो अब हम इसको कैसे कवर करेंगे, तो पहली क्लास आप लोगों को याद होगी कि पहली क्लास में हमने आपको बताया था, पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि एस्से लिखते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा, आपके पास क्या क्या तत्व होने चाहिए। तो कुछ एलिमेंट्स हमने बताए थे, कुछ तत्व हमने आपको बताए थे, वो आपको ध्यान रखना होगा। कुछ तरीकों पे हमने बात किया था कि वो तरीका आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही हमने बात किया था कि आपको कैसे एस्से लिखने में भूमिका बनानी होती है। आपको मुख्य भाग में, मतलब जब भी आपको अपना स्टार्ट करना होगा तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट आप कैसे लिखेंगे, फिर हमने बताया था कि मेन बॉडी आप कैसे लिखोगे, मतलब मुख्य भाग आपका हिस्सा आप कैसे कवर करते हो। और फिर हमने बताया था कि कंक्लूजन वाला पार्ट आप कैसे करोगे, यानी कि निष्कर्ष वाला हिस्सा आप कैसे लिखोगे। तो ये चार हिस्से हमने आपको बताए थे कि तरीका, ठीक है। आज हम बताएंगे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, ठीक है, या प्रैक्टिकली क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए इन विषयों को कवर करने का, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले किसी भी निबंध को लिखने के लिए, जैसे हम क्या होता है कि हम जब आयोग के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब हम यूपीएससी या यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो निबंध को हम बहुत आसान विषय मान के चलते हैं और ये विषय आखिर में डिसाइड करता है कि हम सेलेक्ट होंगे या बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में अभी भी कैसा ऐसे चल रहा होता है, कैसा निबंध चल रहा होता है। तो भारत एक महान देश है, इस पे हमने एक ऐसे लिखा है कि भारत एक महान देश है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ठीक है। हमने दूसरा ऐसे क्या लिखा है, गांधी जी का भारत कैसा है, ठीक है। तीसरा ऐसे हमने क्या लिखा है, दिवाली पर। चौथा ऐसे क्या लिखा है, होली पर। सबसे इंटरेस्टिंग ऐसे क्या लिखा है, गाय पर, ठीक है। तो इस पे हम निबंध लिख के आते हैं, ठीक है। और अचानक से हमारे सामने एक निबंध आता है कि सत्य विवेक की खोज से निकलता है, सत्य विवेक की खोज से निकलता है। और जैसे ही ऐसा ऐसे हमसे टकराता है तो फिर हम किसी खोज पे निकल जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, जैसे हमने अब क्या किया, तो ऐसा ऐसे लिखा कि सत्य विवेक की खोज, गाय पे लिखा, होली पे लिखा, दिवाली पे लिखा, अचानक से ऐसा ऐसे टकरा गया, ठीक है। या एक ऐसे टकरा गया कि चलो भाई, संतुलित किंतु फुर्तीला व्यक्ति ही विजयी होता है, फुर्तीला व्यक्ति ही विजयी होता है। चलो लिखो इसके बारे में 1500 शब्द, ठीक है। अब ये तो आपको ध्यान ही नहीं कि इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, इस पे लिखो आप 1500 शब्द, ठीक है। तो ये तनाव में आ जाते हैं तब जब आप प्रैक्टिस की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है। या ऐसे एक तरह से पूछ लिया जाए कि चलो एक बात बताओ, आप जैसे 24 में यूपीएससी ने पूछा, 23 में आप एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, आप एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, ठीक है। अब लिखो इसके बारे में आप 1500 शब्द, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपके सामने ना बहुत सारी चुनौतियां लेकर आते हैं। तो यूपीएससी के लिए तो ये बड़ा चैलेंज है कि ऐसे ऐसे को लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अब सीधे सपाट ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। वहां पे ऐसे जटिल मुद्दों पे आपसे कोल जाया जाएगा। यूपीपी, खूबसूरत बात यह है कि आज की क्लास के बाद आप यूपीपी जो ऐसे होता है वहां लिखने के करीब पहुंच जाओगे कि चलो यूपीपीएसएस का जब ऐसे तुम्हारे सामने आएगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स आना अपने आप शुरू हो जाएंगे कि अब हमको कैसे लिखना है। बट स्टिल अभी बताते हैं आपको करना क्या है। जब भी आपको निबंध लिखना होता है, जब भी आप ऐसे लिखने जाते हैं, तो इसमें क्या बातें आपको बहुत ध्यान रखनी होती है। ऐसे बिना नॉलेज के आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर आपको इतिहास नहीं पता है, मतलब अगर आप हिस्ट्री नहीं जानते हो, अगर आपको भूगोल नहीं पता है, अगर आप ज्योग्राफी नहीं जानते हो, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन नहीं जानते हो, अगर आप सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं जानते हो, समाज के बारे में कुछ नहीं जानते हो, अगर आपको वर्तमान की चीजें नहीं पता है, तो तुम प्रीलिम्स ही नहीं पास होगे, ऐसे कैसे लिखोगे।
चुनौती तो ये भी है, ठीक है। और अगर तुमने जीवन में प्री पास करके, अब मान जाओ कुछ प्री तुक्केबाज पास करते हैं, एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, निकल गया प्रीलिम्स, या सिर्फ फैक्ट बैठ के रट रहे हो, ठीक है, कि फैक्ट बैठ के रट रहे हैं जीवन में और प्रीलिम्स निकल गया हमारा, ठीक है, तो हम ऐसे लिखने जाएंगे। तो जब तक हम डिस्क्रिप्टिव इन विषयों को नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, हमें एथिकल वैल्यूज नहीं पता है, इथिक्स यानी कि नीति शास्त्र नहीं पता है, हमको इथिक्स नहीं पता है, नीति शास्त्र नहीं पता है, ठीक है, तो अगर इन विषयों की जानकारी हमारी नहीं है, हमको संविधान नहीं पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है, तो इन विषयों की जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छा निबंध नहीं लिख पाएंगे। और अच्छा निबंध का मतलब कूड़ा कचड़ा लिख के चले आओगे, गाना वाना लिख के आओगे, निबंध नहीं लिख के आ पाओगे। मतलब निबंध लिखने के लिए जरूरी है कि आपको इन विषयों की समझ अच्छी होनी चाहिए। इतिहास को आप अच्छा जानते हो, भूगोल को आप अच्छा जानते हो, समाज की प्रक्रियाओं को आप अच्छा जानते हो, वर्तमान को आप अच्छे से समझ रहे हो, करंट अफेयर्स को आप अच्छे से समझ रहे हो, एथिक्स के टर्मिनोलॉजी आपके माइंड में क्लियर है, ठीक है। तो जब इतनी विषयों की समझ आपकी हो जाएगी तो आप अच्छा इससे लिखने के तरफ पहुंच जाओगे, कि मतलब आप अच्छा निबंध लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। देखो इसके बाद ही शुरुआत होगी निबंध की, इसके पहले निबंध कुछ नहीं है। मतलब ये विषय समझने के बाद आप निबंध की तरफ जाओगे, निबंध से यहां वापस नहीं आ सकते। मतलब ये विषय समझने के लिए जरूरी है कि ये आपकी बेसिक समझ अच्छी हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप आयोग के एस्से लिखते हो ना, चाहे यूपी पीसीएस का एस्से लिख रहे हो और चाहे यूपीएससी का एस्से लिख रहे हो, मल्टी डायमेंशंस जो है वो बहुत जरूरी होते हैं, बहुत बहुआयामी होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुआयामी नेचर ही ऐसे एस्से को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे एग्जैक्ट, आपको किस तरीके से इन विषयों को समझना होगा, इसका कैसे आप ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे अपने एस्से में, उसको हम आज समझाएंगे, ठीक है। देखो एस्से की प्रॉपर कोई क्लास नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है, हम किस टॉपिक पे आपको एस्से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रॉपर क्लासेस नहीं होती हैं। इसमें ना बस स्ट्रेटेजी पे बात की जाती है, रणनीति पे बात की जाती है, प्लान पे बात किया जाता है, कि जो तुम्हारे दिमाग में लाइनें हैं, जो तुम्हारा ज्ञान है, उसको निबंध के फॉर्मेट में कैसे अपनी कॉपी पे उतारना होगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस समझने पे बात होती है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं कि अब मान जाओ कि एस्से लिखना है, तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे तो हमने बात पहली क्लास में कर लिया था, ठीक है। अब आज हमारी जो बात होगी वो बात होगी कि कैसे शुरुआत करें। तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था, आपको ध्यान होगा, विषय को समझना। सब्जेक्ट को जब तक आप अंडरस्टूड नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि एस्से क्या लिखना है। जैसे विषय को अगर तुम नहीं समझते हो, ठीक है, जैसे पर्यावरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, एक सिंपल एस्से पूछा गया, पर्यावरण पे ही आते हैं। पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। अब एक सिंपल एस्से तुम्हारे सामने आया कि पर्यावरण सिर्फ जो है वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, केवल सरकार की जिम्मेदारी। अब यहां पे विषय को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि विषय कहना क्या चाहता है, ठीक है। अब यहां पे शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है, केवल। इसका मतलब पर्यावरण सरकार की जिम्मेदारी है। पर्यावरण क्या है? सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब पर्यावरण जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, बट स्टिल पर्यावरण सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मतलब इसके साथ सहभागिता जरूरी हो जाती है, सहभागी होना जरूरी हो जाता है, कि सहभागिता इसके लिए क्या हो जाती है? अनिवार्य जरूरत हो जाती है कि सहभागी, अब भारत के नागरिक होंगे, वैदेशिक संस्थाएं होंगी सहभागी, ठीक है, अन्य भी अदर फैक्टर्स भी होंगे, ठीक है। तो अब जब तक तुम ये नहीं समझोगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो तब तक तुम्हारा ऐसे जो है वो बैलेंस यानी संतुलन की तरफ नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले होता है विषय को समझना, कि जो एस्से दिया गया है, ठीक है, उसके विषय को समझो। अब आपके सामने होता क्या है कि जब आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस का देने जाते हो एस्से, तो आपको दो खंड दिए जाते हैं, खंड ए और बी, ठीक है। 4 एस्से यहां होता है और 4 एस्से यहां होता है। बात समझना रही बात? और इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करके लिखना होता है, इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करके लिखना होता है। मतलब 8 एस्से में सिर्फ 2 ही तुम्हें लिखना है। कितने एस्से मिलेंगे टोटल? 8। इसमें लिखने कितने हैं? 2। अब सबसे पहले तुम ये समझो कि कौन सा ऐसा एस्से है जिसपे तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है।
अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसमें तुम लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादातर विषय तुमको देखने में आसान लगेंगे, लेकिन जैसे ही लिखना शुरू करोगे शब्द और बातें तुम्हारे सामने ओझल होनी शुरू हो जाएंगे कि अब क्या लिखे इसमें, ठीक है। तो पहले देखो कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके ये हमारे दिमाग में विचार है, जिसको लेकर हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ हम वहां पे हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स प्रोसेस काम कर रहा है। तो पहले काम आपको ये करना है, ठीक है। दूसरा काम, जैसे एक बहुत धारणा ये रही है कि अगर आप आसान विषय पर ऐसे लिखते हैं तो इससे एवरेज मार्किंग हो जाती है, क्योंकि हर बच्चा आसान विषय पर ऐसे लिखना होता है। ये बात उतनी ही सही है कि बात सही है कि जब सब लोग ऐसे किस पे लिखेंगे, सबसे आसान विषय पे। जो थोड़े उठपटे विषय पर ऐसे लिखेगा वो एग्जामिनर के माइंड को अट्रैक्ट करेगा, तो वहां नंबर थोड़ी अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, लेकिन रिस्क भी है, क्योंकि आसान विषय पर लिख पाना तो आसान है, लेकिन जैसे ही आप जटिल विषय का चुनाव करते हो तो आपके सामने नई चुनौतियां आप सामने आने लगती है, क्योंकि वो अटपटा सबके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी है विषय को समझने, और विषय को समझने के लिए जरूरी है कि दिए गए जो निबंध हैं उनमें अच्छा हमारा कमांड किस पे है, किस विषय को हम बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो विषय को जब समझ लेंगे, ठीक है, अपना इससे हम डिसाइड कर लेंगे कि हमको इस विषय पर इससे लिखना होगा, ठीक है। तो अब जब आप विषय के अर्थ को समझो ना, तो उसको कैनवस में विस्तार करो। विस्तार करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने विषय को समझ लिया, ठीक है, तो अब जब हम किसी विषय को समझ लेंगे, तो अगर मान जाओ क्वेश्चन पूछा गया भारत में पर्यावरणीय घटनाएं, तो हमारा सेंटर कहां हो जाएगा फिर, भारत, समझ आ रही बात। लेकिन अगर पूछा गया पर्यावरणीय समस्या आज समाज की एक जटिल समस्या बन चुकी है, तो इसमें अगर मेंशन नहीं किया है भारत, तो विषय का अर्थ क्या समझना है, विश्वव्यापी। समझ में आ रही बात। भारत को आप सेंटर में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, भारत में आप ज्यादा तर्क और बातें लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम ऐसे लिखोगे तो उसका इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड होना चाहिए, पूरे विश्व को कवर करता हुआ होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर भारत शब्द मेंशन नहीं है, अगर भारत मेंशन कर दिया है तो आप 90% 95% कंटेंट कहां के बारे में लिखोगे, भारत के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको यह समझना होगा, ठीक, जगह को लेकर, समय और काल को लेकर, जैसे कुछ समय आता है आधुनिक समय में मेंशन किया होगा, मॉडर्न टाइम में, तो मॉडर्न टाइम की शुरुआत अगर आई वो कहता है 70-50 के बाद, तो आप 1750 के बाद आधुनिक समय मान सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आधुनिक समय नहीं दिया होगा, बस क्वेश्चन दे दिया होगा भारत में महिलाओं की दशा पर क्या स्थिति है, ठीक है। या एक क्वेश्चन आ गया आरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और या आरक्षण ही जो है सिर्फ समस्या का समाधान नहीं है, इसका सही थे, तो आरक्षण अब कहां से कहां तक सब कुछ लिखोगे, मतलब जब तक उसने तुमको समय की परिधि में नहीं बांधा, जब तक क्वेश्चन ने तुमको टाइम में नहीं बांधा, तब तक तुम टाइम में खुद से नहीं बंधोगे, समझ में आ रही बात। जब तक उसने स्पेसिफिक डेट नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, ज्योग्राफी नहीं क्लियर की, हिस्ट्री नहीं क्लियर की, नाम नहीं मेंशन किया, तब तक तुम उसको जितना ज्यादा विस्तारित करोगे तुम्हारा आंसर उतना बेहतर होता चला जाएगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो मतलब समझो कि अगर वो सिर्फ भारत के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक हिस्ट्री के एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक देश के साथ किसी प्रॉपर एक जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, वहां पे आपको सेंट्रलाइज होना है। लेकिन जब ऐसे मेंशंस नहीं है, तो विषय के अर्थ को समझने में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि टाइम पीरियड, प्लेस, एनवायरमेंटल, हर चीज को आप क्या करो, सही तरीके से कैरी ऑन करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब दूसरा आपके पास पॉइंट होता है कि विषय को तो हमने समझ लिया कि विषय क्या कहता है, अब दूसरा हमारे पास क्या विषय है, बिंदुओं को खोजना, पॉइंट्स को लेकर आना, कि हम अपने दिमाग में अब बिंदुओं को खोजना स्टार्ट करेंगे, पॉइंट्स बनाना अब हम क्या करेंगे, अपने दिमाग में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरा स्टार्ट होता है पॉइंट्स बनाना, पॉइंट्स यानी कि बिंदुओं को खोजना। बिंदुओं को खोजना, ठीक है। तो दूसरा अब हमारे पास क्या तरीका हो जाता है कि हम बिंदुओं को खोजें, हम पॉइंट्स को क्लियर करें, ठीक है। तो बिंदुओं को खोज रहे हैं ना, सबसे पहले वो बिंदु खोजो जिसका अर्थ निकाल सको तुम, जिसका कुछ अर्थ निकाल सको तुम। तो कुछ ऐसे पॉइंट खोजो जिसका एक्सप्लेनेशन तुमको पता हो या जिसका अर्थ तुम निकाल सको। जैसे
महिला आरक्षण, आरक्षण का अर्थ निकाल दो, रिजर्वेशन क्या होता है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो कुछ ऐसे बिंदुओं को खोजो जिसका अर्थ क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान जाओ तुमने ऐसे कुछ विषय खोज लिया कि इसका अर्थ ये हो सकता है, या इसमें ये सब पॉइंट हम जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करो, मान जो कोई विषय आ गया इतिहास से संबंधित, तुमको इतिहास से संबंधित को ऐसे पूछा, हिस्ट्री से संबंधित, कुछ विज्ञान से, साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ आ गया, ठीक है, कुछ समाज से रिलेटेड आ गया, इससे मान जाओ इससे भी रिलेटेड है, तो अब आपका काम क्या होगा, अब आपका काम होगा कि उस विषय के बारे में कुछ उदाहरण तुमको याद आ रहे हैं क्या, बिंदु कैसे खोज रहे हो कि हमको इस विषय के बारे में कुछ उदाहरण हमें याद है क्या, इस विषय के बारे में कोई कथन हमको याद आ रहा है क्या, इस विषय की कोई कहानी, इस विषय के बारे में हमारा व्यक्तिगत अनुभव, मतलब ऐसे पॉइंट खोजते हैं, अपने दिमाग में खोजते हैं कि भाई कुछ चीजें हमको रिकॉल हो रही हैं क्या, ठीक है, इस विषय से संबंधित कुछ हम याद कर पा रहे हैं क्या। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप क्या करोगे, याद करोगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देखना, जैसे हिंदी में ना इसको द्वंदात्मक शैली कही जाती है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना होता है, पक्ष में आपने तर्क दिया, उसको काटते हुए तुरंत विपक्ष में भी आपने तर्क दिया, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों पक्षों को एक साथ लेके चलना, कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म में, कि आप कुछ बात कह रहे हो और एट द टाइम आप उसकी डिसएडवांटेज भी, उसकी कुछ कमियों को भी तुरंत आप उसी पैराग्राफ में बता दे रहे हो, तो इसको द्वंदात्मक शैली कहते हैं। एग्जामिनर के माइंडसेट पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है कि ऐसा जब ऐसे लिखते हो ना, तो तुमको लास्ट में जो है वो विपक्ष में जाना नहीं पड़ता है, आप साथ में ही कहते जाते हो कि ठीक है भाई, ये सोसाइटी पे इसका ये सब पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को ये इस रूप में प्रभावित करेगा। हमारे इतिहास से ये तथ्य मिलते हैं, लेकिन ये प्रभाव कहीं ना कहीं निगेटिव रूप में रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो थोड़ा सा ना आंसर बैलेंस होता चला जाएगा। तो ये पॉइंट खोजते रहिए आप कि कुछ उदाहरण याद आ रहे हैं, कुछ इसके बारे में इतिहास, कुछ इसके बारे में साइंस, कुछ इसके बारे में समाज से संबंधित चीजें। ठीक है, तो अब क्या है, तुम्हारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। जब पॉइंट्स आना शुरू हो जाए ना, ऐसे लिखने से पहले ये सब करना है। ठीक है, पॉइंट्स आना शुरू हो जाए तो रफली आप एक डायग्राम पे लिखते चलो, अच्छा इस विषय ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो तुमको एक जैसे रफली पेज होते हैं, समय होता है, तुरंत लिखने से पहले आपको 5 मिनट ये प्रोसेस फॉलो करना है कि हमारे दिमाग में एग्जैक्ट पॉइंट क्या क्या है, ताकि अपनी लिमिटेशंस आपको पता चले, आपको पता चले कि किस विषय में आपके पास पॉइंट ज्यादा निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे दो में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये भी इससे आ रहा है, ये भी इससे आ रहा है, तो दोनों के बारे में रफली 5 मिनट में सोच लो किसके बारे में तुम ज्यादा सोच पा रहे हो। इससे क्या होगा, विषय का सिलेक्शन ज्यादा आसान हो जाएगा, आप सेलेक्ट कर पाओगे कि ये विषय ठीक है, लिखने लायक ऐसे है। ठीक है, अब जैसे ही इन प्रक्रियाओं को करो, अब जैसे विषय को कैसे खोजें। ठीक है, अब तुमको हम एक तरीका बताते हैं विषय को कैसे खोजें या बिंदुओं को कैसे खोजें। ठीक है, तो कैसे खोजें बिंदुओं को, पॉइंट्स को कैसे खोजें, पॉइंट्स को कैसे खोजें, बिंदुओं को कैसे खोजें, इसका तरीका आपको बताते हैं कि बिंदुओं को आप कैसे खोजें। तो आपने WS टाइप पढ़ा होगा इंग्लिश में। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट, क्या, जो विषय पूछा गया है वो क्या है, सबसे पहला तरीका ये हो गया कि ये आपने व्हाट, ठीक है, कि आपने व्हाट खोज लिया कि क्या है। ठीक है, फिर आपने व्हाई, क्यों खोज लिया, ये क्यों है भाई, ये क्यों पूछा गया। ठीक है, फिर आपने व्हेन खोज लिया, व्हेन, कब। ठीक है, फिर आपने वेयर, कहां, कहां खोज लिया। फिर आपने हाउ, कैसे खोज लिया। ठीक है, फिर आपने हु, कौन खोज लिया। ठीक है, कौन खोज लिया। ठीक है, और फिर क्या बचा, वेयर, अच्छा वेयर हो चुका। ठीक है, तो एक कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। ये 6 पॉइंट आपने खोज लिए, कोई भी घटना आप उठा लो, ये 6 पॉइंट खोजो कि भाई ये क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा कब हुआ, ऐसा कहां हुआ, ऐसा कैसे हुआ। ठीक है,
और ऐसा कौन किया। तो अब क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में पॉइंट कुछ आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम ना जब प्रैक्टिकली रखेंगे किस्से को तब तुम इसको समझोगे, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया। अब ना हम तुमको पॉइंट खोजने के लिए कुछ और भी रास्ते बताए हुए हैं इसके पहले, आपको याद करो। सामाजिक, याद है, सोशल, आर्थिक, राजनैतिक, पर्यावरण इन्वायरमेंटल, इथिकल नैतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल, भौगोलिक, और तत्कालिक इमीडिएट, या जिसी को आप करंट अफेयर कहोगे, ठीक है। अब इतने सारे पॉइंट तुम्हारे दिमाग में हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे लिखना बहुत बड़ा है, 1200 शब्द 1500 शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो इतने मल्टीपल डायमेंशंस आपके पास होने बहुत जरूरी हो जाते हैं, 1200 1500 शब्द आपको लिखने, तो इतने मल्टीपल डायमेंशंस आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी हो जाते हैं, ठीक है, कि इतने आपके दिमाग में जो है वो डायमेंशंस क्लियरली हैं, ठीक है। चलिए, इतना हो गया, ठीक है। चलो, अब आते हैं ऐसे लिखने की तरफ। तो हमने बताया था ना भूमिका लिखिए, तो भूमिका की शुरुआत आप किसी कहानी से कर सकते हैं, किसी कविता से कर सकते हैं, किसी शेरो शायरी से कर सकते हैं, किसी उदाहरण से कर सकते हैं, कोई बहुत आश्चर्य वाली घटना से कर दो, ठीक है, कि मतलब रोचकता वाली घटना से कर दो, ठीक है, अपने निजी अनुभवों से कर दो, परिभाषा से कर दो, डेफिनेशन से कर दो, ठीक है, डेफिनेशन से कर दो, ठीक है, किसी पॉलिसी से कर दो। भूमिका बहुत भारी मत बनाओ, भूमिका बहुत ज्यादा भारी का मतलब समझ लो ना, खूब फैक्ट ठूस ठूस के इंट्रोडक्शन में ही भरती है, तथ्यों की ज्यादा जानकारी हमने इंट्रोडक्शन में भर दिया, इससे बचो। ज्यादा तथ्य या ज्यादा फैक्ट आपको अपनी भूमिका या इंट्रोडक्टरी पार्ट में नहीं ऐड करना है, ठीक है, ये क्लियर हो, ठीक है। हमेशा ना 100 वर्ड के आसपास लिखने की कोशिश करो इंट्रोडक्शन, मतलब मैक्सिमम 1 पेज, 1 पेज, मतलब 100 110 120 शब्द में अपनी भूमिका समेट लेने की जरूरत है आपको। ये 100 110 120, अब जीएस का आंसर जितने में लिखोगे उतने में ऐसे की इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट करने हैं, मतलब जीएस का आंसर जितने में लिखते हो उतने में तुमको ऐसे क्या क्या करना है, निबंध का भूमिका वाला हिस्सा कवर अप करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और पहले दिन यूपीएससी का ऐसे नहीं लिखना है, पहले दिन 10th 11th 12th वाला भी नहीं लिखना है, अब थोड़ा सा ना मॉडरेट से टफ लेवल पे जाना है, इजी लेवल पे जाना ही नहीं है, क्योंकि इजी लेवल पे हमको लिखने आता है कि गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर होते हैं, उसकी एक पूंछ होती है, 2 सिंग भी होते हैं, 2 आंखें भी होती है, गाय हमें दूध देती है, ये सब आसान लेवल हो गया, तो ये हमें लिखने आता है, ठीक है। हमको मॉडरेट से टफ के तरफ जाना है, ठीक है, कि हम मॉडरेट से टफ लेवल की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब ना रिसेंट में कोई एक ऐसे निकालते हैं जो पीसीएस में पूछा गया है, उसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली एक बार लिखते हैं और इन सभी बातों को रखते हैं कि कितना आसान से हमने जो समझा वो रख पा रहे हैं नहीं रख पा रहे हैं, या सच में जितना आसानी से इसको सीखा है उससे ज्यादा टफ इसको लिखना हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक एक पॉइंट को रखना स्टार्ट करते हैं, एक एक बातों को हम रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं 2024 का एक पेपर ओपन किया हूं और 24 के पेपर में एक क्वेश्चन है और सेक्शन ए में मानव मूल्य और साहित्य, मतलब सीधे दे दिया ह्यूमन वैल्यूज इन लिटरेचर। एक क्वेश्चन है भारत में न्यू वुमेन की कल्पना एक मिथक, इमेजिनेशन ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया ए मिथ। तीसरा ऐसे है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव। सामने बैठे सभी बच्चे सेलेक्ट एक करो, मानव मूल्य और साहित्य, भारत में न्यू वुमेन की कल्पना एक मिथक, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी। तीनों में कौन सा, तीनों में कौन सा? थर्ड। सबने थर्ड कहा, जानते हो थर्ड क्यों कहा? क्योंकि ये आसान है, सीखना चाहते हो तो सीखने के लिए आसान इससे जरूरी होता है। होप सो अगर तुम लोग एग्जाम में भी बैठे होते तो क्या करते, यही लिखते ना, यही लिखते, ये आसान इससे, ठीक है। चलो फिर इसी में हम देखते हैं कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे लिखना शुरू किया जाए, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव, रोल ऑफ यूथ इन नेशनल बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव,
रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। अब तुम लोग को सबसे पहले क्या लिखना है, भूमिका। अब सामने जितने बच्चे बैठे हैं भूमिका लिखनी है। अब जब तुमको इसकी भूमिका लिखनी ही है तो सामने जितने लोग बैठे हो आपको हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं, सोचो इसमें क्या लिखोगे, या जल्दी लिखने की कोशिश करो। क्या दिमाग काम कर रहा है, क्या लिखें? नहीं काम कर रहा, नहीं कर रहा ना, ठंडक लग गई है इसलिए नहीं काम कर रहा कि काम नहीं कर रहा। प्रैक्टिस। अब तुमको हम एक लाइन बताते हैं और देखो तुम कितना आसानी से लिखोगे। वो लाइन लिखो ऊपर बस, मतलब क्या लिखना है भूमिका में, बस हम एक लाइन तुमको बता रहे हैं। ऐसी भूमिका लिखो जो देश, युवा और भारत के भविष्य को जोड़ता हो। देश, युवा और भारत के भविष्य को जोड़ता हो। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, ऐसा इंट्रोडक्शन लिखना है जो देश को, युवाओं को और भारत के भविष्य को जोड़े। अब कुछ लिख पाओगे? अब कुछ लिख पाओगे? ऐसा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है जो देश को, युवाओं को और भारत को के भविष्य को एक साथ जोड़ दे। सोचो, लिखने की कोशिश करो फिर भी। सिंपल लिखना शुरू करो। किसी भी राष्ट्र का भविष्य युवाओं के कंधों पर टिका होता है। ठीक है, यहीं से शुरुआत कर दो कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य क्या होता है, युवाओं के कंधों पर टिका होता है। ठीक है, अब उसके बाद लिखो आगे, अब जोड़ते जाओ। चल, अरे इतिहास गवाह रहा है कि किसी भी देश में क्रांति तभी हुई है जब वहां के युवाओं ने आगे बढ़कर कार्यभार संभाला है कि नहीं? यानी किसी भी देश की क्रांति और निर्णय या निर्णायक भूमिका में युवाओं की भागीदारी हमेशा रही है। ठीक है, अब फिर क्या करो, युवा सिर्फ एक आयु वर्ग नहीं है, यह नवाचार, साहस, सोच, या क्या है, एक संगठन है, या इन सब का क्या है, एक प्रतीक है। ठीक है, अब आगे आगे और लिख सकते हो कि भारत युवाओं का देश है। ठीक है, भारत क्या है, युवाओं का देश है, और भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक भारत में रहने वाले युवा इसमें अपना निर्माण न इसके निर्माण में अपना योगदान न दे या भागीदारी न दे। ठीक है, और आज के तकनीकी या बढ़ते हुए अर्थवादी समाज में युवाओं की भूमिका भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हो गया इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन, इतना आसान तो है। कि कम से कम 70 शब्द लिखना है, जल्दी लिखो, पेन चलाओ, फास्ट लिखो जी। सुना, क्या सीधे यूपीएससी में बैठ के नहीं लिखने को सोच रहे हो? लिखो, तब लिखने में समझ। हो गया, चलो ठीक है, अब रहने दो, रोक लो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब एक बात बताओ, दिमाग में पॉइंट आने शुरू हुए? इंट्रोडक्शन को लेकर दिमाग में पॉइंट आने शुरू हुए कि नहीं हुए? हुए, ठीक है। अब हम चलते हैं मुख्य भाग की तरफ। अब देखो तुम लोग से मुख्य भाग कैसे लिखवाएंगे। दुर्भाग्य यह है कि यहां लिखवा देंगे, एग्जाम में हम नहीं होंगे, तो कम से कम ऐसी प्रैक्टिस 20 बार मेरे साथ करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो मुख्य भाग लिखना है। अब मुख्य भाग में सबसे पहले क्या करोगे, तुम दोनों की परिभाषा से शुरू कर दो। युवाओं की, युथ की डेफिनेशन भी डिफाइन करो और राष्ट्र निर्माण की, नेशन बिल्डिंग की डेफिनेशन भी डिफाइन करो, दोनों को लिंक करो। ठीक है, मतलब अब आप क्या करो, युवा प्लस राष्ट्र निर्माण, मतलब यूथ और नेशनल बिल्डिंग, बिल्डिंग जो होगा, इन दोनों की परिभाषा को आप एक साथ लिंक करो, दोनों को डिफाइन करो और दोनों की परिभाषा को एक साथ लिंक करो। तो सबसे पहले बताओ युवा कौन है, युवा कौन है, तो आप बताओगे ना कि युवा कौन है। युवा वो है जो शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक रूप से ज्यादा एक्टिव है, सक्रिय है, और जो किस आयु वर्ग का है, तो जो 15 से 35, अरे यही तो युवाओं का वर्ग होता है, 15 से 35 आयु वर्ग का जो है वो क्या है, युवा है। ठीक है, ये डीप है जी, ये बहुत आसान लिख रहे हैं, बता रहे हैं तुम लोग को, इससे आसान थोड़ी होगा अब इससे। अब बताओ ना कि युवा कौन है, डेफिनेशन है ये कि युवा कौन है। हाँ, तो क्यों नहीं बताओगे भाई, तो लिखोगे क्या, कंटेंट क्या लिखोगे, ये नहीं बताओगे तो फिर कंटेंट क्या होगा, गाना। कंटेंट तो देना पड़ेगा ना, रेलेवेंट कंटेंट देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब आपने बताया कि युवा कौन है, ठीक है, तो आपने बताया कि भाई युवा ही हो गए। अब राष्ट्र निर्माण क्या होता है, तो आप लिखो राष्ट्र निर्माण का अर्थ सिर्फ भौतिक विकास नहीं है, राष्ट्र निर्माण का अर्थ होता है सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का होना, है कि नहीं, प्लस आर्थिक विकास का होना, तभी तो राष्ट्र विकास होगा। सिर्फ सड़कें बन जाने से विकास नहीं हो सकता है ना, चौमुखी या चौतरफा विकास होना भी जरूरी है, हर एंगल से मल्टी डायमेंशन में जो है वो डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, और जब इन सभी क्षेत्रों में युवा क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोई भी राष्ट्र क्या होता है, सशक्त बनता है। ठीक है, और आत्मनिर्भर बनता है। हो गया, पहला पैराग्राफ कंप्लीट, रहने दो, अब खुद लिखते रहना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब तुमको आगे वाला बता रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी, लिख लोगे, सामाजिक क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी, सोशल सेक्टर में क्या उनका अपना योगदान है, तो समाज के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी। अरे भाई, समाज की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, महिला सशक्तिकरण, जाति प्रथा, छुआछूत, इन भेदभावों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पैराग्राफ बता रहे हैं भाई तुमको, हम तुमको की पॉइंट बता रहे हैं लिखने के लिए कि क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, जागरूकता फैलाएंगे समाज में। ठीक है, अब आर्थिक विकास में युवाओं का योगदान, इसके बाद पैराग्राफ बना सकते हो, आर्थिक विकास में युवाओं का योगदान। अब भाई किसी भी अर्थव्यवस्था का जो कार्यशील जनसंख्या होता है वही निर्धारित करता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी और कितनी कैसी होगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, चलो, और डिजिटल अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट इकोनॉमी में भी युवाओं का रोल और भी ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। हम्म, हाँ, उसको लिखो। ठीक है, फिर राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में युवाओं की भूमिका, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में युवाओं की भूमिका। नेक्स्ट, शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में युवाओं की भूमिका, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, सांस्कृतिक व नैतिक राष्ट्र निर्माण में, कल्चरल एंड इथिकल नेशन बिल्डिंग में। हो गया, बहुत हो गया कि नहीं। ठीक है, अब इसको तुमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, भरते जाना है। ठीक है, ज्यादा बहकावे वाली बातें नहीं, ज्यादा उटपटांग बातें नहीं, तथ्य आधारित बातें करते हुए निकल जाना है क्या, ठीक है, ये रास्ता है। ठीक है, अब सिर्फ तुमने युवाओं की अच्छाइयां ही लिख दी, अब लिख दो युवाओं की चुनौतियां।
भाई अगला पक्ष भी तो लिखना है ना। तो चुनौतियां जो युवाओं की भूमिका को प्रभावित करते हैं, चुनौतियां जो युवाओं की भूमिका को प्रभावित करते हैं, चुनौतियां जो युवाओं की भूमिका को प्रभावित करते हैं। अब क्या क्या है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं? बेरोजगारी, शिक्षा, समझ में आ रही बात, नशा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, चैलेंजेज है, ठीक है। और इस वजह से यूथ जो है वो नेशन बिल्डिंग ना होकर, राष्ट्र निर्माण ना होकर, एक तरह से क्या हो जाता है, एक चुनौती और एक तरह से बोझ हो जाता है देश के ऊपर, है कि नहीं, डिपेंडेंट हो जाता है कंट्री के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इन चुनौतियों का समाधान भी जरूरी हो जाता है ताकि युवा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कर सके, है कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है। अब तुमको क्या लिखना है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। अब तुमको लिखना है निष्कर्ष वाला हिस्सा, ठीक है। तो अब तुमको लिखना है निष्कर्ष वाला हिस्सा, कंक्लूजन वाला पार्ट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाला हिस्सा यही है, कंक्लूजन, ठीक है। क्या लिखोगे? अच्छा नहीं, कंक्लूजन के पहले वे फॉरवर्ड भी लिखो ना, आगे का रास्ता क्या है। तुमने युवाओं का रोल बता दिया, समस्या बता दी, अब आगे का रास्ता कहां बताओगे, वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन लिखने के पहले आगे का रास्ता बताओ कि सरकार को क्या करना चाहिए, युवाओं को क्या करना चाहिए, ठीक है, अभी वर्तमान की जरूरतें क्या है हमारी, ठीक है। तो ये आगे का रास्ता बता दो कि हाँ ये रास्ता है जिससे युवा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे पाएंगे, ठीक है। तो वो रास्ता बता दो। अब तुम आ जाओ निष्कर्ष की तरफ, ठीक है। अब लिखो, युवा राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी नहीं, अनिवार्य है। युवा जो है वो क्या है, राष्ट्र के विकास के लिए सिर्फ जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमता, उनकी चेतना किसी राष्ट्र को विकसित ही नहीं करेगी बल्कि उसे दुनिया के एक नए शिखर तक पहुंचाएगी। और युवाओं के बिना ऐसे सपने को साकार कर पाना लगभग असंभव सा है। दुनिया के अधिकतम देशों ने जो क्रांति हासिल की है या अर्थव्यवस्था के जिस पटल पे पहुंचे हैं उसमें उनके युवाओं का योगदान सबसे ज्यादा रहा है, ठीक है। तो ये लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि अब भारत के भी युवा लगातार जो है वो भारत को विश्व पटल पे रखने के लिए प्रयासरत हैं। थोड़ी सी समझ सूझबूझ, थोड़ा सा सरकार और युवाओं का एक साथ संगठन जो समन्वय है वो इसको एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकता है। बस हो गया निष्कर्ष, कंक्लूजन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? नंबर मिलेगा? हाँ मिलेगा, भर लोगे कॉपी अब? चलो रहने दे, थैंक यू। कोशिश करना कल 2-3 इससे और देख लेंगे एक बार, पीसीएस लेवल के, आसान थोड़े से, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग में और काम आएगा कि और क्या क्या करना है। बस हम तुमको फिर इन द ब्लैंक्स देते जाएंगे कि कहाँ क्या क्या लिखते जाना है, ठीक है। धीरे धीरे दिमाग अपने आप एक्टिव हो जाएगा कि हाँ ठीक है यहाँ पे यही कंटेंट हमको करने होते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू।